अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर यकम सफर अल मुज़फ्फर 1444 हिजरी, अगस्त की 29 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें आके वसन के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। गाना शुरू हो गया है, 2.5 मिनट का गाना रह गया है, एंजॉय करते हैं और मिलते हैं इसके फौरन बाद। If you wish to participate in the program, you can tweet me with the hashtag Sunrise with Adil. All right, that was Hadika Kiani with Dil Jania. Good morning एक बार फिर से आप सबको जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. It's the Monday morning, the start of the new Islamic month, and I mean, this is the same thing, the bittersweet feeling that you wake up with the next morning after the India game, the match that you have lost and the match that you actually expected to lose. ऐसी कोई इसमें कोई अचंभे की बात नहीं हो गई कि हम इंडिया से जो है वो मैच हार गए हैं. लेकिन द गुड थिंग इज दैट वो जो स्वीट वाला पार्ट है इज दैट आई थिंक आवर बॉलर्स पुट अप अ वेरी गुड फाइट. नॉट आवर बैट्समैन बहुत शिकवे गिले अपने बल्लेबाजों के साथ हैं, लेकिन हमारे बॉलरों ने जो है वो बड़ी जबरदस्त जो है वो कल बैटिंग भी की और फिर बॉलिंग तो उन्होंने की. एक दो चूक हो गई, एक दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए. बाबर की कप्तानी मैं आई थिंक विद एवरी पासिंग डे आई एम गेटिंग मोर एंड मोर क्रिटिकल of the way Babar conducts the cricket team, जिस तरह वो टीम को लेकर चलता है. लेकिन जो है वो there is something wrong with our background music today, और हम दरख्वास्त करेंगे जनाब मोहतरम हमारे इंजीनियर बाबू हसनैन साहब से कि वो आके ज़रा चेक करें कि आखिर हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों नहीं आ रहा है. सो here we are guys. आज के मैच में ज़ाहिर है काफ़ी जिक्र होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल के मैच के हवाले से. इस एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ काफी दफा जो है वो सामने आ सकते हैं. मैक्सिमम 3 दफा आ सकते हैं, जिसमें पहला मार्का जो है और मिनिमम 2 दफा. पहला मार्का इंडिया ने कल अपने नाम कर लिया. इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, बहुत डेवस्टेटिंग मिडिल ऑर्डर उनका, एंड देयर मिडिल ऑर्डर हैज बीन विनिंग द मैचेस फॉर द पास्ट 1 ईयर. पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो इंडिया को मैच जिताता जा रहा है, और अभी भी जो है वो कुछ ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने ये मैच जो है वो इंडिया को जिता दिया कल. दैट वाज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन देयर एंड ही डिड द मैजिक, ही डिड द ट्रिक. और 12 चलें जी, अभी का सीन है, अभी ये सीन है दैट हियर वी आर. आप लोग के मैसेजेस मौजूद हैं एंड आई कीप स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड वेयर टू स्टार्ट. काफी सारे मैसेजेस हैं जी 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 मैच के बाद बहुत सारे मैसेज हैं. चलें जी. रहमान खिलजी साहब रात को लगता है सोते हुए मैसेज जो है वो करके गए और क्या कहते हैं जी, सुपर्ब शो yesterday on TV, though there will be some hate across the border, but commendation from both sides for a very decent, memorable and well balanced show. And for the match, hats off to the bowler, they gave their heart minus Haris enforce Rauf. Okay, agree or disagree, but friendship needs to end in the camp. Shoaib Malik and Shan Masood need to be included for the Australian World Cup. Know your love for Imad, but he needs to prove his mettle once again. PSL is the best platform for it. Match broadcast commentary was pretty pathetic. All right, bilkul ji, commentary, I think that was one of the worst commentary that I have seen in an international event for a very long time. It was very bad. देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि गोरा वहाँ पे मौजूद नहीं था. आई थिंक हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी बड़े अच्छे कमेंटेटर्स जो हैं वहाँ पर आ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है आई थिंक दैट वाज अ वेरी पुअर. आई मीन गौतम गंभीर से जब आप कमेंट्री करा रहे हैं इसका मतलब ये कि हालात तो बहुत बुरे हैं. पाकिस्तानी कमेंटेटर्स की तो मैं बात कर रहा हूँ. कल मैंने ये ट्वीट भी किया था कि यार who do you think was the last good commentator that Pakistan had? I mean most of you said Ramiz Raja. I mean for all the issues that we have with Ramiz Raja, I think he's a decent commentator. and उसके बाद जो पूरा सिलसिला है वो काफी अफसोसनाक सही रहा है. मैं इंग्लिश कमेंट्री की ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ. सो बिल्कुल जी, आई थिंक दैट वाज प्रीटी बैड, द एंटायर कमेंट्री स्टैंडर्ड. बाकी मैच के हवाले से हम बात करते चलेंगे जी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन फॉर आवर टीवी शो. और हमने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि कोई जबरदस्ती का जिंगोइज्म इसमें लेकर नहीं आएंगे. और अच्छी बात ये क्योंकि इंडिया से भी जो है वो इस तरह की कोई, विक्रांत वैसे भी काफी रीजनेबल इंडियन एनालिस्ट है और उनमें वो पागलपना नहीं है जो आप इंडियन एनालिस्ट में जनरली देख रहे होते हैं, वो जिंगोइज्म जो उनमें देख रहे होते हैं, और जो इंतहा को लेवल को पेट्रियोटिज्म जो है वो उनका फेक पेट्रियोटिज्म पहुंच रहा होता है. सो फाइन. और दूसरा हमें भी जरा सर्कमस्पेक्ट रह के बात करनी थी बिकॉज देयर वाज एब्सोल्युटली नो डाउट इन दैट इंडिया और पाकिस्तान दोनों की टीमों में बहुत वाज़ेह फर्क था. इंडिया
इट्स सेटल्ड साइड है. दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, दे हैव वन अ लॉट ऑफ मैचेस दिस ईयर. पाकिस्तान 2022 में कल, ये अगस्त के महीने का इख्तिताम है और पाकिस्तान कल 2022 का अपना दूसरा T20 मैच खेल रहा था, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दोनों टीमों की रन अप टू द टूर्नामेंट जो है वो कितना डिफरेंट था. लेकिन बहरहाल जी, लेट्स जस्ट होप कि पाकिस्तान विल इम्प्रूव अपॉन यस्टरडेज परफॉर्मेंस. और जो हमारे इंजरीज के बड़े इश्यूज नजर आ रहे थे, जो भी जमीन पे गिर रहा था, यही डर लग रहा था कि या अल्लाह पता नहीं उड़ भी पाएगा या नहीं उड़ पाएगा. लेकिन हेड्स ऑफ टू नसीम यार, व्हाट अ स्पेल बाय हिम यस्टरडे. लेकिन चलें जी, आगे चल के बात करते हैं. अब्दुल रज़ाक कहते हैं, डू यू थिंक दिस टीम कैन विन एशिया कप? आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स, फिटनेस प्रॉब्लम्स, इट इज टफ. आई रियली डोंट थिंक कि पाकिस्तान को एशिया कप के लिए कोई फेवरेट भी करार दे रहा था. इंडिया इज एन ओवरवेलमिंगली फेवरेट टीम. अगर आपको ये भी याद हो तो मैंने पिछले मैच में भी ये बात की थी कि मुझे ज़ाती तौर से ऐसा लगता है दैट पाकिस्तान शायद फाइनल को क्वालिफाई ना कर पाए. अब तक इट्स टू अर्ली इन द टूर्नामेंट. सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, उससे कोई नतीजा अखज़ करना बड़ी गलत बात होगी. लेकिन आई थिंक अफगानिस्तान इज डेफिनेटली इम्प्रेस्ड अस. द वेरी यंग एंड एक्सपीरियंस का जो एक ज़बरदस्त सा एक संगम है इन दोनों टीमों के दरमियान. आई थिंक अफगानिस्तान ने जिस ओवरवेलमिंग अंदाज से श्रीलंका को, जिसे कहते हैं ना, डेसिमेट किया, उनको तहस नहस कर दिया. आई थिंक दे आर लुकिंग प्रीटी गुड. जाहिर है अफगानिस्तान का आपको पता है कि असल इम्तिहान पाकिस्तान के साथ होता है. दे हैव नेवर बीन एबल, दे हैव कम क्लोज मेनी टाइम्स टू बीट पाकिस्तान, बट वो कहते हैं ना कि दे डोंट जस्ट हैव द साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू बीट पाकिस्तान. अब देखते हैं, आई मीन जिस तरह की इस वक्त फॉर्म चल रही है, आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड चांस. पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मजीद तफसील से हम बात करेंगे, बिकॉज हमारे कुछ स्टार बैट्समैन ने कल बड़ा हमें जो है वो डिसअपॉइंट किया है. मलिक जो है ये भी पाकिस्तानी बॉलर्स की फिटनेस के हवाले से जो है ये बात कर रहे हैं और वो कहते हैं हम क्या करेंगे वर्ल्ड कप में अगर इसी तरह इंजरीज चलती रहेंगी. आई एग्री विद यू. आई रियली डोंट नो व्हाट आर वी गोइंग टू डू. वो तो भला हो, पाकिस्तान की जरा बेंच स्ट्रेंथ है बॉलिंग साइड पे, मैं समझता हूँ बैटिंग में भी थी. जब पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन, आई थिंक वी गॉट इट एब्सोल्युटली रॉन्ग. अच्छा, मैं आपको ये भी वार्निंग देता चलूं, आप में से वो दोस्त जिनको क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो, तो वो तो आज का शो सुना ही ना मेरे ख्याल से. वो तो फिर आज कहेंगे कि यार तो क्रिकेट के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं. तो आपको मेरा मशवरा है कि कोई अच्छी से पॉडकास्ट, कोई अच्छी सी प्लेलिस्ट आप निकाल के आप सुन लें एंड एंजॉय योर राइड टू योर डेस्टिनेशन, बिकॉज आज तो हम क्रिकेट के हवाले से ही बात करेंगे. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. मलिक कहते हैं, प्लीज शेड सम लाइट ऑन इट एंड ऑल्सो ऑन पाकिस्तानी बैटिंग. इट इज आई एम नॉट सैड विद यस्टरडेज लॉस. आर यू सैड? व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स? चलें जी, इस पे हम बात कर लेते हैं. मनाज नवीद कहती हैं, सियालकोट से मैसेज आज उन्होंने किया है. भाई क्या बात है. आई एम हियर ऑन बिजनेस ट्रिप टिल फ्राइडे. फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड this in my life that I drove from Lahore airport to Sialkot. I reached safe and sound. I was feeling very proud of myself. It was an incredible journey. That's very good to know. आप जानते हैं unfortunately Sialkot लाहौर मोटरवे पे जो वाकया हुआ था उसके बाद से काफ़ी लोग ये रूट थोड़ा सा बदनाम हो गया था. बट महनाज, I know you are a brave woman and you took that challenge. And you reach there and what a wonderful road it is. I mean क्या बेहतरीन रोड है. लाहौर एयरपोर्ट से निकलते हैं, रिंग रोड टच करते हैं, उसके बाद से आप जो है वो मोटरवे टच करते हैं और फिर मोटरवे से जो है वो टच करके आप सीधा सियालकोट पहुंच जाते हैं. बहुत ही आला, जबरदस्त. आई होप यू हैव अ गुड टाइम देयर. फराज कहते हैं, बाज लोगों को तो फर्क नहीं पड़ा होगा, वो तो पहले से ही माइंड बनाकर बैठे हुए थे. खैर बाबर को कोई फील्ड प्लेसमेंट सिखा दे, ऐसे मौके पे सरफराज कप्तान होता तो मैच बचा लेते. वेल डन धानी एंड नसीम. हारिस ने मायूस किया एज एक्सपेक्टेड. अच्छा, आई रियली डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने ये बात नोट की कि आफ्टर द एंड ऑफ द 17th ओवर पाकिस्तान को पीनलाइज किया गया था. और पाकिस्तान को पीनलाइज ये किया गया था दैट पाकिस्तान हैड टू टेक ऑफ 1 फील्डर फ्रॉम द पाकिस्तान के जो 5 फील्डर दायरे से बाहर पाकिस्तान रख सकता था मैक्सिमम, पाकिस्तान को 1 फील्डर अंदर लाना पड़े था एज अ पेनल्टी फॉर द स्लो ओवर रेट. एंड जिसका जो आप देखें कि पंड्या ने जो 3 चौके अपने मारे थे वो मोर और लेस एक ही जगह पर उसने जो है वो मारे थे. और आई थिंक एक एक्स्ट्रा फील्डर वुड हैव रियली हेल्प पाकिस्तान. आई मीन इस वक्त तो सारी कहानियां जो हैं वो व्हाट इफ वाला सिनेरियो जो है वो बन जाता है. और ये आईसीसी के आपको पता है कि ये रूल्स आते रहते हैं कप्तानों को फोर्स करने के लिए कि उनके जो है ना वो रूल आते रहते हैं कप्तानों को फोर्स करने के लिए कि यार मैच को टाइम पे जो है ना वो ख़त्म किया जाए. तो उस चीज़ के हवाले से जो है ये है सिलसिला. और ये पाकिस्तान को 1 फील्डर अंदर बुलाना पड़ा था. वी कुड हैव ओनली 4 फील्डर आउटसाइड द दायरा. तो दैट मेक्स, एक तो बाबर की कप्तानी वैसे ही हल्की,
और उस पे फिर ये डिसीजन लेना कि फील्डर कहाँ कहाँ प्लेस करने, और उस पे फिर बदकिस्मती से बॉलर भी हारिस रऊफ हो जिसको खुद नहीं पता होता मैं अपनी अगली बॉल कहाँ फेंकने वाला हूँ. काफी सारे मसले जो है ना वो एक साथ मैच के एंड में हो गए थे पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी आई थिंक वी पुट अप अ ग्रेट फाइट. ऑलराइट जी, इसके अलावा खालिद कहते हैं गुड मॉर्निंग, होप यू एंजॉयड यस्टरडेज मैच. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अपलोड योर शो क्विकली ऑन साउंड क्लाउड. योर शो इज अपलोडेड आफ्टर 1 day. व्हाई? साउंड क्लाउड पे अभी शो अपलोड हो रहा है, मुझे तो नहीं पता. मेरे ख्याल से तो साउंड क्लाउड पे हमने अपलोड करना छोड़ दिया था, क्या फिर शुरू कर दिया उन्होंने, तो मुझे नहीं पता. हम तो मैं अपने शोज यूट्यूब पे अपलोड कर रहे थे, सो अगर करना शुरू कर दिया है तो दिस साउंड्स लाइक अ स्ट्रेंज स्ट्रेटजी टू मी. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. तो रज़ाक कहते हैं व्हाट इज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कार? हाउ डू आई नो माई कार हैज द अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल? अगर आपकी गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होगा, ये तो आपको पता है आजकल जो है वो गाड़ियाँ, चाइनीज गाड़ियाँ जो आ रही हैं उन सब में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ रहा है. कोरियन गाड़ियों में अभी तक नहीं आया है ये खास, लेकिन चाइनीज गाड़ियाँ जो आ रही हैं नई, जो अच्छी थोड़ी हाई एंड वाली गाड़ियाँ हैं, उनमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है. नाउ व्हाट इज अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल? नाउ व्हाट अडेप्टिव कंट्रोल डज इज दैट कि आपकी जो सामने वाली गाड़ी होती है, जितने भी डिस्टेंस पे आपकी गाड़ी होती है, वो उसकी स्पीड को भी मेजर, उसकी स्पीड को डिटेक्ट कर रहा होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके क्रूज कंट्रोल को जो है ना वो मैनेज कर रहा होता है. तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल क्रूज कंट्रोल. और आगे अक्सर ऐसा होता है ना, आप क्रूज कंट्रोल में होते हैं और सामने जो है वो कोई गाड़ी जा रही है, आप अपने क्रूज पे लगे हैं, अचानक कोई गाड़ी ब्रेक लगा दे तो फिर आपकी गाड़ी क्या करेगी? आपको भी फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा. तो विदाउट एनी इंटरवेंशन, यानी वो अपनी स्पीड स्लो कर दे तो आपको अपने क्रूज कंट्रोल की भी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी. तो विदाउट एनी इंटरवेंशन वो आपकी क्रूज को जो है उसकी स्पीड को मैनेज करेगा. ये है सिलसिला सैर. बाकी आप अपने मैन्युफैक्चरर से पूछ लें, जिस डीलरशिप से आपने ली है, आप जाके उसके फीचर्स पढ़ लें, अपना ब्रोशर पढ़ लें, उसमें देख लें कि आपकी गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है या नहीं है. अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान विल प्ले मच बेटर इन द कमिंग मैचेस, हैप्पी टू हैव एन अर्ली रियलिटी चेक. आई होप. इंडिया भी कल लास्ट टाइम मैच हारने के बाद यही सोच रहा होगा लास्ट वर्ल्ड कप में, लेकिन यस आई थिंक वी डिड पुट अप अ good fight yesterday. DJ Sumair कहते हैं no one expected that match would go till the final over. Indian looked worried. Time to support Naseem Shah. I really hope Naseem Shah is fit to play. सुबह मैंने अपनी समा की टीम को मैसेज किया है वहां पे कि भाई नसीम की कोई अपडेट है क्या? नहीं, अभी तक पीसीबी ने कोई अपडेट नसीम की दी नहीं है. लेट्स होप एवरीथिंग इज फाइन. ही वाज अंडर सेवियर आई होप इट्स जस्ट अ वेदर रिलेटेड क्रैम्प. इट्स जस्ट कहते हैं ना कि जी बॉडी में जरा थोड़ी सी पानी की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ने जो शुरू होता है, बिकॉज मौसम काफी गर्म था, काफी सख्त था, और हमें ये भी अंदाजा है दैट इंडियन प्लेयर आर फिजिकली फिटर देन पाकिस्तानी प्लेयर्स, और उसका इम्पैक्ट जो है वो जाहिर है नजर आ रहा था. अच्छा जी, नसीम शाह के बारे में कहते हैं डीजे सुमेर प्लेइंग हिज डेब्यू मैच अगेंस्ट आर्च राइवल इंडिया विद परफॉर्मेंस एक्चुअली नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फीट इंडीड विदाउट एनी डाउट. ऑलराइट, अभी छोटे से हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन इससे पहले जी रेहान अलवी साहब कहते हैं नॉट ओनली कमेंटेटर्स इवन अंपायरिंग इन दिस टूर्नामेंट पैथेटिक, वेरी बैड अंपायरिंग यार, सीरियसली वेरी बैड अंपायरिंग, कंफ्यूज्ड अंपायर्स यार. यानी वो श्रीलंकन अंपायर हुए या हमारे वो पाकिस्तान के भी एहसन रजा पहुंचे में, कौन है एहसन रजा है मेरे ख्याल से यहाँ. तो बहरहाल क्या कह सकते हैं. चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. छोटा सा ब्रेक है, बस गए और वापस आते हैं. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Zebin Hania with BB Sanam Janam. Hope you guys enjoyed that song. And yes, so here we are. 7:39 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच गई है. सारे आज तो ज्यादा बात प्रोग्राम में चली रही होगी क्रिकेट के हवाले से, लेकिन कोशिश करते हैं कि सर आगे चल के जो है वो हम कुछ और बात करते चलें, बिकॉज नासा अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, दे आर रेडी टू लॉन्च देयर न्यू रॉकेट मून एक्सप्लोरेशन के लिए. यानी सीरियसली जस्ट व्हेन यू थॉट दैट अब ये चांद वांद देखने में क्या रखा हुआ है, लेकिन नासा जो है वो अपनी तारीख का अब तक का सबसे पावरफुल ताकतवर तरीन रॉकेट जो है वो भेजने वाला है स्पेस में. और ये बेसिकली आपको पता है कि जो कैनेडी स्पेस स्टेशन है वहां पे ये रॉकेट पहुंच गया है. और आज जो है, अच्छा इसका टाइम जो उन्होंने बताया है, द रॉकेट टाइम मंडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है ये शाम को 5:33 पे ये रॉकेट जो है ये फायर किया जाएगा फ्रॉम द कैनेडी स्पेस स्टेशन. और बड़ा तारीखी ये जगह है ज़ाहिर है जहाँ से ये किया जा रहा है. और बेसिकली वो करेगा, ये रॉकेट खला में जाएगा और दुनिया से, अर्थ से दूर जाकर ज़मीन से
वो एक कैप्सूल जो है वो छोड़ देगा जिसका नाम है ओरायन. ऑलराइट, ये ओरायन जो है इट विल लूप अराउंड द मून और बेसिकली पहले वो लूप करेगा मून के अराउंड, घूमेगा, चक्कर लगाएगा और फिर उसके बाद इट इज गोइंग टू कम बैक ऑन अर्थ एंड इट इज गोइंग टू स्प्लैश इन द पैसिफिक ओशन. सो जस्ट लाइक द ओल्ड टेक्निक जो कि नासा इस्तेमाल करता आ रहा है, पहले भी जो प्रोब्स भेजे जाते थे उसी तरह होता है. देखो इलॉन मस्क ने तो यहाँ पे भी गेम चेंज कर दी ना, बिकॉज वॉट इलॉन मस्क डिड इज दैट ही ब्रॉट इन द जो उसका स्पेस एक्स जो उसका एक स्टार्टअप है, उसका जो एक वेंचर है, उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए. रॉकेट गया भी और फिर वो जो रॉकेट है वो वापस आके दोबारा उसी लॉन्च पैड पे आके लग जाता है. क्या बात है. लेकिन यहाँ पे जरा टेक्निक जो है थोड़ी सी पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं ये और वापस जाके वो स्प्लैश करेगा देयर. सो अच्छा जी, अभी जो है वो कहते हैं कि जी दिस इज वन ऑफ द सीरीज ऑफ द लॉन्चेस दैट नासा इज डूइंग और 2024 में भी जो है वो इनको ये करना है. लेकिन बहरहाल इट्स अ ह्यूज रॉकेट. I mean, they were comparing, मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, they were comparing with the Apollo series. और ये अपोलो सीरीज, अपोलो याद है ना, अपोलो 11 जो चांद पे पहुंचा था और फिर अपोलो 13 जो फेल्ड मिशन था और फिर जिसपे मूवी बड़ी मशहूर बनी थी जो है वो टॉम हैंक्स साहब की. और ये जो है बहरहाल अपोलो से कंपेयर कर रहे थे साइज में. दिस वन इज बिग, दिस वन इज ह्यूज. सो the technology has improved and it's a much powerful rocket compared to the previous one. So बहरहाल if you are interested, अगर आप को space exploration वगैरह में interested है, now this is not that high profile, like moon तो अपनी घर की खेती बन चुकी है ना. अब तो बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी. आप कहते हैं यार मजा तब आता ना जब जुपिटर की सरफेस पे कुछ भेज रहे होते हैं. हमारे स्टैंडर्ड भी काफी अब ऊपर हो चुका है इंसानों का. हमने तो खैर कुछ नहीं किया, तो कुछ चंद मुल्कों ने काम किया हुआ है ये, लेकिन बनी नौ इंसान का जो स्टैंडर्ड है वो काफी फर्क हो गया. और इसे देखने के बाद आप सोचते हैं यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम लोग जो है ना वो अभी तक पता नहीं हम अपने जो है ना वो बेसिक चीजें दुरुस्त नहीं कर पा रहे. लेकिन खैर अभी अपनी बातों का हम रोना नहीं रोएंगे, वैसे तो इंसान अपनी तरक्की पे हम खुश होते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एज आई सेड इन वॉचिंग दिस लॉन्च, सो यू कैन ट्यून इन टू द इंटरनेशनल टीवी चैनल जो बड़े बड़े मशहूर हैं. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:33 पर ये रॉकेट जो है जो स्पेस रॉकेट है जिसका नाम है आर्टेमिस, ये नासा का जो पावरफुल तरीन रॉकेट है इसको खला में छोड़ा जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी द वो ओरायन का नाम याद रखिएगा. ओरायन इज दैट कैप्सूल, इट्स दैट छोटा सा प्रोब है. आई मीन कंपेयर टू द साइज ऑफ दैट रॉकेट वो एक प्रोब है छोटा सा जिसको वो खला में छोड़ेगा जो कि मून के गिर्द चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और फिर दोबारा जमीन पे वापस आ जाएगा. गुड लक टू देम ऑल, गुड लक टू देम. ऑलराइट, जबरदस्त. चलें जी, अब वापस आते हैं, जरा हम लैंड कर जाते हैं पाकिस्तान में दोबारा, बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है थोड़ी देर के लिए. ज़ाहिर है इस वक्त आपको पता है कि जो सैलाब की तबाहकारियां पाकिस्तान में वो काफ़ी खौफनाक हैं. इस वक्त दुनिया भर के मीडिया की नज़र जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है और सैलाब की तबाहकारियां, ज़ाहिर है अभी तो यहाँ पे बड़ा मसला ये भी चल रहा है जी, ब्लेम गेम्स चल रहे हैं और सारी बातें चल रही हैं. तू क्या काम कर रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, तू बचा सकता था, मैं बचा सकता था. लेकिन ज़ाहिर है जी दैट पर्सन हु इज प्रोटेस्टिंग राइट नाउ विद इंडस हाईवे, जिसने इंडस हाईवे ब्लॉक करके लड़काना के बाहर बैठा हुआ है, ही इज नॉट कंसर्न अबाउट हु इज टू ब्लेम राइट नाउ. उसके लिए ये है कि यार मुझे अगले वक्त की रोटी चाहिए और मुझे कोई शेल्टर चाहिए. तो बहरहाल जी माशाल्लाह पाकिस्तानी बड़ी तादाद पे बाहर निकल रहे हैं. कराची, मुझे बाकी शहरों का तो नहीं पता, आई एम प्रीटी श्योर ऐसा ही होगा सिलसिला, लेकिन कराची की मैं बात कर सकता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह हर गली नुक्कड़ कोने पे जहाँ कहीं एक चौराहा है वहाँ पे आपको इस तरह के कैंप्स जो है वो नजर आ रहे हैं. जब भी ये फिलैंथ्रोपिकल चीजें बात करने की आती हैं, ऑफ कोर्स कराची इज द सिटी ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी, इट्स द सिटी ऑफ अंसार बर्नी एंड रमजान चीपा एंड डॉक्टर बारी, पीपल लाइक हिम. सो ये शहर कैसे पीछे रह सकता है. सो माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और पीपल whatever way that they can contribute. यानी मैं भी अपनी टाइमलाइन से जो मैं मुझे समझ में आ रही हैं, जो मैं रेकमेंड कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ. मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैं वाबस्ता हूँ वो लोग भी कुछ स्पेसिफिकली उन एरियाज में काम कर रहे हैं, बिकॉज वो जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यूथ की जहाँ काम जहाँ पे I'm a part of that organization. So वो स्पेसिफिकली नसीराबाद बलूचिस्तान में, जैसे कि मैंने वीडियो भी शेयर की थी एक नौजवान की, जुल्फिकार की, तो वहाँ उनकी हेल्प के लिए काम कर रहे हैं एंड स्टफ. सो देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन हेल्प, देयर सो मेनी ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस. डॉक्टर बारी से बात हो रही थी अभी 2 दिन पहले, तो इंडस हॉस्पिटल काफी एक्टिव हो रहा है. सो दे हैव आस्क्ड फॉर फंड्स एज वेल. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखिए, बस एक बात याद रखिएगा दैट एक रिलायबल इदारा हो, रिलायबल नाम हो, जिनके बारे में आपको ये पता हो कि उनके पास एक
एक सप्लाई चेन का नेटवर्क बना हुआ हो, यानी उनके पास सिलसिला कुछ ऐसा हो कि वो ऑलरेडी इन एरियाज में ऑपरेट कर रहे हो, या आपको अंदाजा हो, जैसे इंडस का मैंने जिक्र किया, इंडस ऑलरेडी हैज गॉट strong presence in many part of Pakistan now, many rural parts of Pakistan, जो कि इन सैलाब वगैरह से जो है वो मुतासिर हुए हैं. सो पिक अप अ चैरिटी ऑफ योर चॉइस. और देखो यार, बात बड़ी सिंपल है. ये नहीं कि मैंने एक इदारे को दे के मैं बस चिल करके बैठ जाऊं. भाई ये अल्लाह के बंदों की मदद है, और प्लीज़ इस नियत के साथ भेजिए कि अल्लाह ताला जो आपका इसका रिवॉर्ड देगा वो उसका सेवरल टाइम्स होगा. तो यही सोच लें यार, यही कर लें, और बस मदद करते रहें लोगों की, और सवाब कमाते रहें जी. आगे बढ़ते हैं. वलीद मुगल कहते हैं, भाई डू यू थिंक दैट बाबर मिस द ट्रिक बैटिंग बॉलिंग इफ्तिखार अगेंस्ट जडेजा? इफ्तिखार बॉलिंग इफ्तिखार ने कहा, कल तो इफ्तिखार ने तो बॉलिंग ही नहीं कराई है. बल्कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ और परेशान हूँ इस वक्त इस इफ्तिखार का टीम में रोल क्या है. देखिए, ऐसे ही तो हम चाचू से थोड़ा सा हार नहीं खाते थे. वो जो 1 2 3 4 छक्के लगा दिए उसने वर्ल्ड कप ने, उसकी अपनी जगह. मेरे ख्याल से तो ये इनकी पोजीशन टीम में क्या है, मुझे इस वक्त कुछ खास समझ में आ नहीं रही है. बिकॉज इसका देखिए, अगर इनको नंबर, हमने इफ्तिखार को नंबर 4 पे बैटिंग करने भेजा. नंबर 4 पे बैटिंग करने का मतलब ये कि आप इफ्तिखार, और बॉलिंग नहीं कराई, इसका मतलब ये कि आप इफ्तिखार को एज अ जेन्युइन बैट्समैन की हैसियत से जो है ये मैच खिला रहे हैं. वेयर बाबर मिस द ट्रिक. आई थिंक हम नवाज की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से. हाँ, नवाज से एक ओवर पहले वो आप देख रहे थे कि उस जमाने में वकार जो है वो कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त, और वसीम भाई भी आए थे, और वो भी बड़े हैरान हो रहे थे कि आई थिंक बाबर ये गलती कर रहा है एक ऐसे मौके पे व्हेन पंड्या वाज ट्राइंग टू सेटल डाउन एंड ऑल. वहां पे नवाज का ये आखिरी ओवर फिकवा देना चाहिए था. बट बहरहाल अब तो खैर जो हो गया सो हो गया. लेकिन मुझे बाबर की जो कप्तानी का लर्निंग कर्व है ना यार, ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रूव हो रहा है पाकिस्तान के लिए. और अभी पता है T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, बट लेट्स होप दैट ही लर्न्स. देखो यार, कप्तान सीखते हैं, वक्त के साथ सीखते हैं. बाबर और कप्तान इसलिए बना दिया गया शायद कि वो पाकिस्तान टीम का बेस्ट प्लेयर था, वरना अभी तक बाबर में वो जो एक कैप्टनसी वाली इंस्टिंक्ट्स होती है ना, वो बॉडी लैंग्वेज, वो चीज़ आपको अभी नजर नहीं आ रही है. चाहे वो कराची किंग्स हो या फिर वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो, मैचेस वो जीतता रहा है बिकॉज लड़के आपके पास अच्छे आ रहे हैं, और वो सर्टन फॉर्मेट में पाकिस्तान हैड बीन डूइंग गुड. हाउएवर देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. सिलेक्शन के मामला जो है ना, वो ज्यादा बड़ा मसला है. मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो ऑन फील्ड डिसीजंस तो यस गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े कप्तानों से गलतियां हो जाती हैं यार, एंड टेक सम टाइम. लेकिन जो ये सिलेक्शन मामला है ना यार, ये इस पे कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. आगे भी बात करते हैं. मोहम्मद अकमल कहते हैं, नसीम शाह इंजर्ड ना होते तो इंडिया को हम कभी जीतने नहीं देते. हाँ, मेरा यही ख्याल है. आई थिंक वो जो सेकंड लास्ट डिलीवरी नसीम ने जिस तरह फेंकी है, और ये आप देखें जी, जडेजा हुआ और पांड्या हुआ, बट डेंजरस बैट्समैन है यार. ये अभी पिछले ये सूर्या कुमार यादव को तो हमने जल्दी फड़गा दिया, वरना क्या बोल्ड किया उसको, चीता छा गया हमारा. ये बड़े डेंजरस बैट्समैन है यार. ये बहुत रन स्कोर कर रहे हैं. और ये सेकंड लास्ट बॉल पे जो पेनल्टीमेट बॉल, वो तो एक डॉली फेंक दी थी नसीम ने, जिस तरह बेचारे ने कराई होगी. यू कुड फील द पेन देयर. Every Pakistani who was watching that game could feel that pain, जो नसीम के क्रैम्प्स की वजह से जो है वो फील कर रहा होगा. और उस पर छक्का तो पड़ना था, बिकॉज दैट वाज जस्ट अ डॉली. उन्होंने हाफ वॉली उसने रख कर दे दी थी उसको, और जडेजा को तो उसको छोड़ना नहीं था. आगे बढ़ता था. और रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फ्रेयर हॉल गार्डन. गुड टू सी पाकिस्तान fought well yesterday and it was not a one-sided match. At least Pakistan team will overcome the fear of India. Moreover, why Babar chose tail rather than head? A logical choice. ये तो पूछना पड़ेगा बाबर से. बड़ा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेकर आए आता साहब. वैसे क्या बात है सर. शैला अकील कहती हैं, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलीशबा अली मीसा मूसा हैदर एंड अलेना. हम क्यों हार जाते हैं इंडिया से? यार ये क्या बात की है यार. पिछले 2 मैचेस में एक वो जीते हैं, एक हम जीते हैं यार. ये क्या बात है, हम क्यों हार जाते हैं इंडिया से? हराएंगे, फिर हराएंगे इंशाल्लाह. अगले मैच में उनको हराएंगे, आप डोंट वरी. नेक्स्ट संडे है ना मैच. फजल फैजी साहब कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ द शो. फ्लड पॉलिटिक्स, क्रिकेट, नथिंग गोइंग इन आवर फेवर. मे अल्लाह ब्लेस आवर बिलवड पाकिस्तान. अच्छा जी, चलें. ओके, वाकई जी एक मायूसी का आलम फैला हुआ है, और कल कुछ फुटेजेस भी टीवी पे नजर आए जिसकी वजह से आवाम में और काफी मायूसी फैल गई है. सो या ओके, I was thinking that the information content in Sunrise with Adil has shrunk a bit in the last few months, so let us give our opinion on that. अच्छा जी, चलें. आपको आपने एक पोलिंग में हिस्सा लिया है, तो फिर आप लोग चाहें तो वोटिंग कर सकते हैं. मैं बल्कि ना इसको अभी 8 वोट पड़े हुए हैं, और जिसमें से ओके चलें आप लोग भी जरा वोट करें. ये मोहम्मद सिद्दीक साहब का जो पोल है. सलाम एंड गुड मॉर्निंग. सलाम टू ऑल द लिसनर्स. पीर ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच. मनाज नवीद कहती हैं, हसान इब्राहिम आयशा आर गोइंग टू स्कूल विद बाबा.
Naveed Beg, please say hello to all of them from me. Hello to all of you. And hope you all are doing fine. इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं ट्विटर एंड मेटा टेक डाउन प्रो यूएस प्रोपेगेंडा कैंपेन. ऑलराइट, इंटरेस्टिंग न्यूज दैट. जावेद साहब इसको पढ़ते हैं और फिर उसको जरा प्रोग्राम में भी ये मैं इसको खोल लेता हूँ अपने ब्राउजर पे और फिर इसको हम पढ़ते हैं. उमैर पंजवानी कहते हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वीकर साइड वी पुट अप अ ग्रेट फाइट. आवर मिडिल ऑर्डर नीड्स टू रिवैम्प. देयर आर फ्यू बैटर्स व्हिच आर good for league matches and we should restrict them to league matches only. चलें जी, ओके. बासिफ यूनिस साहब कहते हैं एटलीस्ट इट वाज नॉट अ वन साइडेड मैच. मेरे लिए इतना ही काफी है. सम पॉजिटिव्स टू बी टेकन टू द अदर गेम. एब्सोल्युटली नुसरत शाहिद, थैंक यू सो मच. चौधरी नईम साबिर एडवोकेट साहब कहते हैं मे अल्लाह ब्लेस ऑल whom crops flooded away. honestly I can feel the pain. बिल्कुल जी, एक किसान बड़ी मेहनत करके बेचारा अपने दोपहर दिन रात लगा के जो है वो चीज़ें वो बेसिकली इस पूरे सिलसिले में अपना एक रोल अदा करता है और फिर एक सैलाब आता है एंड इट वॉशेस एवरीथिंग अवे. तो वाकई उसका दर्द जो है वो शायद एक किसान ज़्यादा फील कर सकता है. अल्लाह ताला जो है वो सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे मुल्क के लिए भी जो है वो आसानियाँ पैदा करे इस मरहले से निकलने के लिए. हर 10-12 साल एक सर्टन टाइम के बाद जो है ये बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आता है और ऐसा लगता है जैसे वी वर जस्ट सिंपली नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट इट. यू कांट रियली डू मच. देखें जो कुदरती आफात होती हैं, यस यू कांट रियली डू मच, बट मेरा ये ख्याल है दैट पाकिस्तान का पिछले कोई एक सवा दहाई में 2 बड़े फ्लड्स आ गए हैं. सो व्हाट हैव बीन आवर लर्निंग? आई मीन आर वी रियली डॉक्यूमेंटिंग आवर लर्निंग? डू वी हैव अ रिव्यू ऑफ आवर लर्निंग्स? हम बैठते हैं साथ. क्या मैं देखिए सैलाब का पानी आना अपनी जगह. आप ये देखिए कि कलाम में जिस तरह ये होटल्स बनाए हुए थे, बड़ी ऑब्वियस और क्लियर सी बात है कि इलीगल जमीनों पे जो है इन्होंने बेसिकली क्या चाइना कटिंग के लिए कराची ज्यादा बदनाम हुआ है, लेकिन आपको ये स्वाद के होटल्स में नजर आ रहे हैं कि यार दरिया के रास्ते में जो है वो आपने इस तरह के जो है ना होटल्स बनाए. कटाव का अमल जारी है. क्या इनके सर्वेज होते हैं? हाउ वल्नरेबल दीज एरियाज आर. इतना टूरिज्म के थ्रू हम कमा रहे हैं. करोड़ों पाकिस्तानी जो है वो नॉर्दर्न एरियाज जा रहे होते हैं. आर वी रियली पुटिंग इन द मनी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैरिंग आउट द रिस्क असेसमेंट एंड सर्वेज एंड ऑल? आई रियली डाउट कि ऐसा होता होगा. बहरहाल जी, उम्मीद यही करते हैं कि हम उम्मीद और क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी यही दुआ कर सकते हैं दैट वी लर्न फ्रॉम दीज. वही बात है कि क्या अच्छे इदारों में ऐसा होता है ना कि हर सिचुएशन एक रिस्क असेसमेंट एनालिसिस होता है. अभी हमारे एक जर्नलिस्ट हैं आमिर मतीन साहब. आई थिंक ही रोट अ वेरी लॉन्ग ट्वीट यस्टरडे. इट वाज अ सीरीज. आई मीन वो बहुत बड़ा थ्रेड था. यानी आधे ट्वीट्स पढ़ के तो मैं भी आई स्टार्टेड मिसिंग कि यार ये मैं आई एम लूजिंग आउट ऑन व्हाट ही इज सेइंग. बट ही टॉक्ड अबाउट दिस फैक्ट दैट इस सैलाब का बहुत बड़ा, देखें एक तो बारिशों वाला फैक्टर हुआ, दूसरा ये कि जो सैलाब का बहुत बड़ा नुकसान है इसको मैनेज किया जा सकता था हैड देयर बीन अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस. और जो आपकी जो इरसा है और पाकिस्तान में बस ये कि जो इंटर प्रोविंशियल आपका एक अग्रीमेंट हुआ हुआ है, इंडस रिवर जो ट्रीटी आपकी हुई हुई है दरियाओं के पानी के इस्तेमाल के हवाले से, वो एक पत्थर पे लकीर है और हम उसको वायलेट नहीं करना चाह रहे. तो उनका बेसिकली कहना ये था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था दैट इसमें ह्यूमन नेग्लिजेंस वाला एलिमेंट भी था और ये प्रिवेंटेबल था काफी हद तक. वल्लाह आलम इसमें क्या हकीकत है, बट काश के कभी सियासत से बालातर होकर हम इस चीज को जो है वो देख सकें. तहसीन अमजद कहते हैं बहुत दुख हुआ मैच लूज करने का. और राइट जी, इसके अलावा पीर जहीर साहब कहते हैं काशान साहब इज वॉकिंग एट अ मोज़म्बिक बीच. बैकग्राउंड इज लाइक द बीच इन मोज़म्बिक. अच्छा, इनका बैकग्राउंड तो मुझे कुछ मालदीव्स टाइप लग रहा है यहाँ पे काशान साहब, बट आई डोंट थिंक दिस इज मोज़म्बिक. आई डोंट नो. आसिफ मंसूर साहब, अच्छा मोज़म्बिक का जिक्र किया और आपका मैसेज नजर आ गया. यू टॉक अबाउट पर्सपेक्टिव. वाओ, चलें ठीक है. बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. जाहिद खान साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग. मी अनस एंड असना दोनों का मूड ऑफ है स्कूल जाते हुए ड्यू टू पाकिस्तान लॉस द मैच. और ऊपर से ना बाबर असनास फेवरेट चला और अनस का फेवरेट फखर. अनस तो हर पाकिस्तानी डिफीट की तरह इस दफा बहुत रोया. अरे यार ये क्या हो गया यार, ये रोने होने वाला सीन ना करो यार अनस, यार ये गलत है यार. क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बेसिकली रोने का कोई फायदा है नहीं. रो उस चीज के हवाले से कि जिसपे तुमने कुछ कर सकते थे और तुम नहीं कुछ कर पाए, ठीक है, और फिर उस पे या तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो फिर उस पर रोने की क्या बात है. आई नो दिल दुखता है यार. और तुम बेचारे तुम बच्चे जिस उम्र में ग्रो हुआ ना, तुम पाकिस्तान की तुम वो टीम देख भी नहीं रहे हो जो हमने एक जमाने में बड़ी जबरदस्त टीम देखी थी. लेकिन उस जबरदस्त टीम होते हुए भी हम मैचेस हारा करते थे.
या नाकाबिले यकीन पाकिस्तान जो है मैचेस हार जाया करता था. सो बेटा ये रोने वोने वाला सिलसिला छोड़ दो. इट इज नॉट वर्थ योर टीयर्स. अपने आंसुओं को और चीजों के लिए संभाल के रखो. क्रिकेट तो कम से कम उसमें बिल्कुल भी नहीं है. तो इसलिए बट आई अंडरस्टैंड यार, हम भी बचपन में हैं. मैं भी एक बार बहुत रोया था. वसीम भाई ने यार एक यूएई में मैच, शारजा में मैच गड़वा दिया था यार. और मैं कह जा रहा था वसीम भाई क्या कर रहे हैं ये, क्यों टुक टुक कर रहे हैं, हम मैच जीत सकते हैं. इंग्लैंड को हराने वाले थे. उस जमाने में इंग्लैंड से हम जीत ही नहीं पाते थे यार. ओ वसीम भाई ने सकलैन मुश्ताक को भाग 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 वापस जा सकलैन को रन आउट भी करवा दिया था. वसीम भाई भी अपने जमाने के जो है ना पप्पू रहे हैं. वैसे आगे बढ़ते हैं जी. अब आज के अखबार में शामिल जरा आम खबरों पर नजर डालते हैं. ठीक है जी. आर्मी चीफ साहब नजर आ रहे हैं आज अखबारात के सफाई अव्वल पर. अपने मिलिट्री कैमोफ्लाज जो होता है उसमें नजर आ रहे हैं. और क्या कहते हैं जी, सैलाब ज़दगान की मदद करें, आर्मी चीफ की अपील. रिलीफ और बहाली में कई साल लग जाएंगे. मुखैर हजरात और पूरी कौम आगे बढ़े. उम्मीद है दोस्त ममालिक भी मुश्किलात में ताउन करेंगे. रेले बदस्तूर खतरनाक. पंजाब जद में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब. नौशहरा चारसद्दा में मजीद तबाही. लाखों मवेशी हलाक. दूध गोश्त की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है. अच्छा जी, डॉन ने अपनी आज डॉन.com ने जो अपनी आज प्रोमिनेंट न्यूज बनाई है. सेवरल एयरलिफ्टेड, मैनी स्टिल स्ट्रैंडेड इन केपी. PM announces rupees 10 million grant for Balochistan. Chief of Army Staff spends the day with troops carrying out relief work. आगे बढ़ते हैं जी. अखबार का लिखना है तमाम शराइत पूरी. IMF बोर्ड इजलास आज. पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी दी जाएगी. कर्ज प्रोग्राम की मियाद 30 जून 2023 तक बढ़ाने, $1 अरब इजाफी देने की मंजूरी भी दी जाएगी. ज़िमनी बजट पेश करने की नई शर्त का सामना भी हो सकता है. अल्लाह खैर करे. यानी इसका मतलब ये कि अभी तक टैक्सेस लगना बंद नहीं हुए. अब देखते हैं. ये अखबार ने अपने खदशे का इजहार किया है. लेट्स सी. IMF $3 अरब. आलमी बैंक 1.7. एशिया तरक्याती बैंक 2.5 अरब. एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक $50 करोड़ का कर्ज फराहम करेगा. ओके जी. जरदारी साहब का कहना है सेहत इजाजत देती तो सैलाब मुतासरीन के पास होता. पीपल्स पार्टी के वुज़रा में इमरान कौमी असम्बली अपने हलकों के अवाम के दरमियान रहें. कुछ वीडियोस आ रही हैं इंटरनेट पे गर्दिश कर रही हैं कि जब पीपल्स पार्टी वाले अपने हलकों में और अवाम में जा रहे हैं तो फिर अवाम का रिएक्शन क्या हो रहा है. आपको पता चला होगा कि जी सखर में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो गए थे. वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया. उन लोगों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमे जो हैं वो कायम किए गए हैं. लेकिन सुनने में आया है कि वजीर आला मुराद अली शाह ने मीडिया पे ये खबर आने के बाद हुक्म दिया है कि ये मुकदमात जो हैं वो इनके खिलाफ कायम ना किए जाएं. और मेरे ख्याल से तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए उन पुलिस अफसरान के खिलाफ जो कि लोगों के प्रोटेस्ट करने पर उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो कायम कर रहे हैं. अंधेर नगरी चल रही है जी. सैलाब. पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया से कल इमदाद की अपील करेंगे. पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान के लिए $11 करोड़ से जायद इमदाद की अपील का इम्कान. $11 करोड़. ओके, आगे बढ़ते हैं जी. शहबाज शरीफ कहते हैं बातों और इल्जामात से सैलाब नहीं रुकेंगे. जिंदगी में इस तरह का तबाहकुन सैलाब नहीं देखा. सिर्फ नारों से मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात के असरात को खत्म नहीं किया जा सकता. ओके जी. नवाज शरीफ साहब कल पाकिस्तानी टेलीविजन पर नजर आ रहे थे. कल जलवा अफरोज हुए. बड़े दिनों बाद पाकिस्तान के मेरे ख्याल से तमाम टेलीविजन चैनल्स हैं. नवाज शरीफ साहब जिनकी नशरियात दिखाने पे, उनकी शक्ल दिखाने पे टीवी पे पाबंदी लगी हुई थी. बहरहाल पैमरा के कब ऑर्डर्स वापस हुए, कब वो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और क्या हुआ वल्लाह आलम समझ में नहीं आया. लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर उसका अच्छा वक्त आ जाता है. और ऐसा लग रहा है कि मियाँ साहब की आने की जो है तैयारियों का ये एक हिस्सा है. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है. सैलाब मुतासरीन के मुजाहरे. इंडस हाईवे जाम. लाड़काना में एक शख्स जाँ बहक. वजीर आला का मुकदमे वापस लेने का हुक्म. सैलाब की तबाकारियां. बिलावल भुट्टो अब दीदा हो गए. इमरान खान कहते हैं आज रात फंड्स इकट्ठे करने के लिए टेलीथॉन. तमाम पाकिस्तानी नेक काम में हिस्सा डालें. PTI आज रात 9 बजे एक टेलीथॉन करने वाली है. ज़ाहिर है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर इमरान खान को दिखाने पे लाइव पाबंदी है. सो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है उनकी ये टेलीथॉन रन की जाएगी. देखते हैं जी कितने फंड्स ये कलेक्ट करने में कामयाब हुए करते हैं. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच गई. सुबह 8:07 हो चुके हैं.
और ऑफिशियली अब खेलों के हवाले से बात करते हैं. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहला मैच हो गया एशिया कप का. भारत बेसिकली इंडिया पाकिस्तान पहला मैच जो होना था, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी फेसिंग ईच अदर अगेन इन द सुपर 4 वाला मरहला, जो भी अगले इतवार को जो है वो होना है. और इस दौरान उससे पहले पाकिस्तान जो है वो अपना एक और मैच जो है वो खेल चुका होगा. पहले चलें बात कर लेते हैं जी. इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता, लेकिन हमने कल ये बात भी नोट की, और जैसे कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था रेडियो में, पता नहीं मैं अपने टीवी प्रोग्राम में बात कर रहा था इस चीज के हवाले से, कि वो जो अभी भी इत्तेफाक से जो 2 टीमें टॉस जीती हैं और टॉस जीत के उन्होंने मैच भी जीता है, लेकिन कल के गेम में आई मीन इट वाजंट अ वन साइडेड अफेयर. यानी वो जो एक टॉस का एक एडवांटेज मिलता है ड्यू की वजह से यूएई में, वो इस बार ऐसा लग रहा है कल इंडिया की टीम उस एडवांटेज को मुकम्मल तौर से एंजॉय नहीं कर पाई. और उसकी बहुत बड़ी वजह, लेकिन 2 वजूहत हैं. एक तो ये कि यूएई में जनरली अगस्त में क्रिकेट जरा होती नहीं है. आई मीन इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी स्कॉचिंग. और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इस शदीद गर्मी में फिटनेस भी जरा एक्सपोज होती हुई आपको नजर आ गई थी. डेफिनेटली इंडियन टीम इज अ फिटर साइड एज आई सेड अर्लियर, और वो इस मौसम को दे वर एबल टू कोप, देयर बॉडीज वर एबल टू कोप बेटर कंपेयर टू द पाकिस्तानी खिलाड़ी. सो जो कि एक सवालिया निशान है, जाहिर है, ठीक है, इस पे भी प्रोब करनी चाहिए किसी ना किसी को. व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई सो मेनी इंजरीज इन द पाकिस्तानी कैंप. नाउ पॉइंट नंबर 2, सेकेंडली अगस्त का महीना, गर्मी है, ड्यू इतनी ज्यादा होती नहीं. सेकेंडली मैचेस जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, और आई थिंक मैचेस के जल्दी स्टार्ट होने की शायद वजह यही हो सकती है कि इस ड्यू के फैक्टर को जो है वो काउंटर किया सके, बिकॉज 6 बजे यूएई टाइम इन मैचेस का आगाज हो रहा है. 6:45 बजे यूएई में जो है वो मगरिब की नमाज होती है, सनसेट होता है. और आपको पता है कि ये कोई ड्यू फौरन तो आ जाती नहीं है, टेक्स अ कपल ऑफ आवर्स में भी, अगर आती भी है. सो जो अच्छा किया है वो ये कि ऑर्गेनाइजर ने दैट दे हैव टेकन अवे सम ऑफ दैट ड्यू फैक्टर, एंड दैट्स फाइन. पाकिस्तान वही है कि कल डिड पुट अप अ फाइट टिल द वेरी एंड. पाकिस्तान की बॉलिंग अपेरेंटली पाकिस्तान का वीकर लिंक था, लेकिन पाकिस्तान के इस वीकर लिंक ने जो है वो इंडिया की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेच किया, आखिर तक लेकर गए. और अगर 1-2 चूक ना होती, आई मीन यू स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चन कि यार अगर वो जो रिजवान के जो फंबल्स हुए, आई रियली डोंट नो रिजवान इस वक्त किस माइंडसेट में और क्या इशू चल रहा है रिजवान के साथ, बिकॉज हिज फॉर्म इज अ मैसिव कंसर्न. रिजवान की कल की जो इनिंग है वो आई थिंक उसके करियर की वन ऑफ द मोस्ट फॉरगेटेबल इनिंग जो है वो रिजवान खेल के गया है. और फिर उसके बाद जो स्लोपिनेस रिजवान ने जो है विकेट के पीछे दिखाई है, मैं कहता 4 रन बाय के दिए हैं, कितने दिए हैं, that should not have happened. एक सेकंड जी चेक कर लेते हैं ना. अच्छा ये वाइड पे जो बन गए थे, वाइड पे जो रिजवान ने जो मिसिंग की है, तो 9 वाइड जो हैं वो पाकिस्तान ने की. इसमें ज़ाहिर है हारिस रऊफ की तो कुछ कस्टमरी वाइड्स होती हैं, इंपॉर्टेंट सिचुएशन में लाके हारिस को तो वाइड करनी होती हैं, लेकिन उसके पीछे विकेट कीपर भी आपका जो है ना वो पीछे मिसिंग कर रहा हो तो फिर आप पे प्रेशर और बढ़ जाता है. बहरहाल जी एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी, और पाकिस्तान की जानिब से वेल पाकिस्तान द स्टार्ट वाज़न्ट दैट गुड. 44 रन से पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 5.5 ओवर्स में, और फखर ने 2 चौके मारे, लेकिन अब आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान को शॉर्ट बॉल्स पे घेरा, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उसके लिए मेंटली तैयार होकर आया था. देखिए शॉर्ट बॉल्स वैसी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वीकनेस रही है, लेकिन दुबई की विकेट पे नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इंडियन बॉलर जो हैं वो इतना बाउंस एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे. यानी इवन पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं उन्होंने भी मैच के आखिर तक आते आते जो है वो उस बाउंस को थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हुए थे. सो दुबई की विकेट का ये मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ था. आई थिंक उस विकेट में थोड़ा सा अनइवन सीन भी चल रहा था, कुछ जगहों पे स्पिनर की बॉलें पड़ के भी जो है वो उठ रही थी और स्पिन कर रही थी. सो आई वुड से अ वेरी अनलाइक दुबई विकेट, बिकॉज वी आर यूज्ड टू विद दोज ड्राई एंड डैम्प विकेट्स. एक विकेट पे ग्रीन टिंज आपको नजर आ रही थी, और वो जो ग्रीनरी थी विकेट पे वो अपना थोड़ा बहुत काम करती हुई नजर आ रही थी, बिकॉज देयर वाज विद द न्यू बॉल हमने इंडिया के भी जानिब से देखा था, और नसीम खास तौर से ही वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट सम seam out of that wicket. So Bharat, I mean, you just wonder, you wish that Shaheen was playing there. Definitely Shaheen would have made most of that condition. लेकिन बहरहाल जी रिजवान ने 43 रन बनाए 42 गेंदों पे. I mean, just imagine, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का, यानी इन 43 में से 22 रन तो रिजवान ने जो है ना वो
5 गेंदों पे अपनी बाउंड्रीज की मदद से बना लिए थे, यानी बस 37 गेंदों पे रिजवान ने 21 रन बनाए हैं. सो यू कैन इमेजिन, दुग्गियां भी होंगी इसमें, मतलब कोई तिग्गी भी हो, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ मेनी डॉट बॉल्स रिजवान प्लेड. बाबर के 9 गेंदों पे 10 रन, फखर के 6 गेंदों पे 10 रन. इफ्तिखार ने 22 गेंदों पे 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. खुशदिल शाह, अब नाउ दिस इज द सॉरी टेल ऑफ पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर. खुशदिल शाह 2 रन, शादाब खान 10 रन, आसिफ अली ने 9 रन बनाए और मोहम्मद नवाज 1 रन बनाकर आउट हुए. वो तो अल्लाह भला करे जी, हमारे शाहनवाज दानी साईं छा गए कल. साईं ने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की. 6 गेंदों पे 16 रन बनाए, 2 छक्के जो हैं वो बनाए, जो मारे इन्होंने, और 2 छक्के मार के 16 रन बनाए. तो उसका मतलब ये दैट ही वाज द थर्ड हाईएस्ट रन गेटर फॉर पाकिस्तान. शाहनवाज दहानी 2 चौके हारिस रऊफ ने भी लगा दिए, 13 रन उन्होंने बनाए. सो पाकिस्तान ने 147 रन बनाए. पाकिस्तान गॉट ऑल आउट 19.5 पे. पाकिस्तान गॉट ऑल आउट. 4 विकेटें इंडिया की जानिब से भुवनेश्वर कुमार ने हासिल की, 26 रन देकर. अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. हार्दिक पांड्या गॉट 3 विकेट्स. वंडरफुल ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. और अविश खान 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए. इंटरेस्टिंगली, all Indian wickets, जो पाकिस्तानी wickets थी, they fell for Indian seamers. So as I said, this is not like a typical Dubai track. यूसुविंदर शाहल को कोई विकेट नहीं मिली और रविंद्र जडेजा भी किसी खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब नहीं हुए. बहरहाल जी, इंडिया ने 6 बॉलर्स कराए, पाकिस्तान ने 5 बॉलर्स के साथ. पाकिस्तान आई थिंक फिर भी इफ्तिखार से 1 ओवर बीच में निकाला जा सकता था, बट अब क्या कह सकते हैं जी, लकीर पीटने से क्या फायदा. इंडिया की बैटिंग का आगाज भी अच्छा नहीं था. एक्सट्रीमली आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल, जिनकी सिलेक्शन के ऊपर मैं इंडियन सोशल मीडिया पर देख रहा था, काफी क्रिटिसिज्म किया जा रहा था. केएल राहुल इज बैडली आउट ऑफ फॉर्म. और पहली गेंद पे नसीम शाह की वो बोल्ड हुए, इनसाइड एज प्लेड ऑन. और रोहित शर्मा दूसरी जानिब खेल रहे थे. रोहित शर्मा को भी पाकिस्तान के जो ओपनिंग बॉलर्स थे, जिसमें नसीम शाह और शाहनवाज दहानी शामिल थे, उन्होंने खींच के रखा था उसको ना, रन्स नहीं बनने दे रहे थे. और रोहित की इनिंग में सिर्फ 1 बाउंड्री 1 छक्का जो है वो शामिल था. ही प्लेड 18 डिलीवरीज एंड वी नो दैट रोहित अगर 18 डिलीवरीज खेलते हैं तो ही स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन देयर. दूसरी जानिब विराट कोहली, विराट भी ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन. और शुरू में विराट वाज प्रीटी लकी. उनका एक कैच जो है, दैट वाज अ टफ चांस एंड यू रियली वंडर अगर वो कैच ले लिया होता फखर ने तो फिर सिचुएशन क्या हो सकती थी. इट वाज अ टफ चांस, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह के कैचेस लिए जाते हैं. 34 गेंदों पे 35 रन बनाए विराट ने, 3 चौके और 1 छक्का. बिल्कुल रिजवान टाइप इनिंग ये थी. इन्हीं के 18 रन विराट ने जो है वो 4 गेंदों में बना लिए. तो और फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कितनी डॉट बॉल्स थी. तो इट वाज नॉट द सेम विराट कोहली दैट वी नो. अच्छा जी, विराट के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव आए, इंडिया के इस वक्त सबसे डेविस्टेटिंग बैट्समैन. 175 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है ये बैटिंग करते हैं, लेकिन कल पाकिस्तान ने इनका स्ट्राइक रेट नीचे लेकर आ गया. 18 गेंदों पे 18 रन बनाए और ये भी नसीम शाह के जो है ना शिकार बने यहाँ पे आके. एंड देन वाज द मैच विनिंग पार्टनरशिप बिटवीन रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या. इंडियन मिडिल ऑर्डर इज ब्रिलियंट. और इसमें रविंद्र जडेजा हुए, सूर्य कुमार यादव हुए, हार्दिक पांड्या हुए या दिनेश कार्तिक हुए. ये 4 इस वक्त दे आर द बैकबोन. आई मीन बिल्कुल एक उल्टा सीन लगता है. पाकिस्तान की जो 4 नंबर की जो प्लेयर्स हैं, नंबर 4, 5, 6, 7, दिस इज वेयर वी आर स्ट्रगलिंग. और अगर इफ्तिखार को अगर हम नंबर 4 पे भेज रहे हैं, दैट मींस यार सीरियस काल कोई पड़ा हुआ है. और दूसरी जानिब अगर हम इनको देखते हैं तो फिर जडेजा, यादव, स्काई, सूर्य कुमार, पांड्या एंड दिनेश कार्तिक. दिनेश कार्तिक को भी आप ये देखिए यार कि इनको ऋषभ पंत को ड्रॉप करना पड़ा. जस्ट इमेजिन द डेप्थ दैट दे हैव. ऋषभ पंत इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, वी नो दैट. कोई बड़े क्रिएटिव शॉट्स खेलता है वो, उसको ड्रॉप करके इन्होंने जो है ना वो दिनेश कार्तिक को इन्होंने चांस दिया. लेकिन बहरहाल जी, दिस वाज रिमेंबर द लास्ट रिकॉग्नाइज बैटिंग पेयर, बिकॉज इसके बाद जो है वो युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, अविश और फिर अर्शदीप को आना था. सो पाकिस्तान को 1 विकेट और हासिल करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेयर द इनएक्सपीरियंस ऑफ बाबर्स कैप्टनसी and perhaps the experience of Ravindra Jadeja and Hardik Pandya came in. I think strategically इंडिया ने ज्यादा बेहतर प्लानिंग कर कर आया था. They knew how to. हमने भी थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश की, इफ्तिखार को ऊपर भेज दिया एंड ऑल. बट चलो ये तो कह सकते हैं कि यार चलो कुछ क्रिएटिव होकर सोचा तो. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इफ्तिखार ने इतने रन कर लिए दैट ही विल बी प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच, और नेक्स्ट मैच होना भी हांगकांग के साथ है. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, I would have liked to see. I really don't know the reason of not playing सलमान अली आगा. अगर आप उसको लेकर गए, play him. और इफ्तिखार को अगर आप बॉलिंग नहीं करवानी है, इफ्तिखार को एक बॉलिंग ऑप्शन की हैसियत से आप खिलाना चाह रहे हैं,
सो फिर ठीक है, खुशदिल भी बॉल कर सकते थे, नहीं किया. मुझे लगता ही है कि कल हमारे मिस्टर बॉबी की कप्तानी है इशू यार, डिफेंसिव हो जाता है लड़का. और ऑल वी कैन से इज दैट चलो होपफुली लर्न विद टाइम. नसीम शाह हैड अ वंडरफुल डेब्यू यस्टरडे. 4 ओवर 27 रन, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया. मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की. The poor man had to bowl the last over and he went for some runs there. Of course, we know third last गेंद पे इंडिया जो है ये मैच जीतने में कामयाब हुआ. So that's it and that's it for the first game between India and Pakistan. But ये टूर्नामेंट का दूसरा गेम था. याद रहे जी, इस टूर्नामेंट में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के कल आज जो है इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं है. कल अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आ रहे होंगे. कल के मैच की हम कल बात करेंगे बिकॉज अफगानिस्तान ये मैच जीत के अगले राउंड में पहुंच सकता है. एंड द वे बांग्लादेश की टीम आजकल खेल रही है और जिस तरह अफगानिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया है, there's every probability that अफगानिस्तान अगले राउंड में सुपर 4 में पहुंचने में कामयाब हो जाएगा. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ahmed Janze with Chandni Raat mein. Hope you guys enjoyed that song and yeah, good morning in दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है जी. 8:26 हो चुके हैं और वक्त कम है. मुकाबला काफी सख्त है और दिस इज नॉर्मली द टाइम व्हेन आई रियली कैच अप ऑन द मैसेजेस जो आप लोगों ने भेजे हुए होते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन कंटेंट प्रोग्राम में कम हो गया है. लेकिन देखें, फहीम साहब ने कितना अच्छा सवाल पूछा है. कहते हैं, ब्रो आई सॉ योर एसबीपी पॉडकास्ट 22 अगस्त. प्लीज एक्सप्लेन एसपीआई and what is the usage of this indicator. Secondly, if State Bank's primary task is to control inflation in view of the current inflation, we can say that SBP is failing in it. That's actually a fair question जो कि स्टेट बैंक से पूछा जा सकता है कि उनका जो है वो अगर काम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, so there's something that SBP has done wrong and I think yes this question is open for a discussion. दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से एक्चुअली ये चूक हुई है कि वो इन्फ्लेशन को उन्होंने इन्फ्लेशन को जो है वो प्रीएम्प्ट नहीं किया था. बिकॉज पिछले साल के मिड से ये अंदाजा होना शुरू हो गया था, पिछले साल थर्ड क्वार्टर से ये अंदाजा होना शुरू हो गया था कि सिचुएशन जरा मुश्किल हो सकती है. लेकिन उनके जो सेंट्रल बैंक से उनका ये कहना था कि जी दिस इज अ ट्रांजिशनरी इन्फ्लेशन, ये अभी वक्ती तौर से इन्फ्लेशन आया, चीजें ठीक हो जाएंगी. लेकिन नहीं, दिस वाज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन की वेव थी, उसका एक बड़ा खौफनाक सा ये रेला था. सो यू आर राइट, बहुत सारे बैंकों ने जो है वो उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया और चीजें बेहतर नहीं हो पाई. लेकिन जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो ये भी आता है दैट प्राइस स्टेबिलिटी, किसी भी सेंट्रल बैंक की कैपेसिटी टू मैनेज प्राइस स्टेबिलिटी वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. पाकिस्तान में सप्लाई साइड के भी इश्यूज हैं. सप्लाई साइड मसलन ये कि मंडियों से माल पहुंचना या फार्म से आपकी मार्केट तक पहुंचना, उसमें इनएफिशिएंसीज, उसमें लॉसेस और ये सारी चीजें. अब जैसे ये पाकिस्तान में फ्लड आ गया, ठीक है जी, अब इस फ्लड का एक बड़ा डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म एक डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट होने वाला है ऑन पाकिस्तान की फूड प्राइसेस, फूड यील्ड के ऊपर, पाकिस्तान की क्रॉप्स के ऊपर. पाकिस्तान में गन्ना, खास तौर सिंध में जो बड़ी फसलें होती हैं, साउथ पंजाब में कपास एक बड़ी फसल है. आप जानते हैं वी वर वेरी क्लोज टू इस वक्त कटाई का जो आपकी जो खरीफ क्रॉप है उसका बिल्कुल ये अब सीजन वो आने वाला होता है सितंबर, जब इसकी जो है वो कटाई का काम जो है शुरू हो रहा होता है. एंड वी आर गोइंग टू लूज दैट क्रॉप. और काफी सारी इस तरह सिंध में सब्जियां वगैरह जो पैदा होती हैं, जो कराची वगैरह बाकी शहरों को सप्लाई होती हैं, ऑलरेडी यू हैव सीन एन इंक्रीज इन द प्राइसेस बिकॉज द फार्म्स वो सारी जितनी प्रोड्यूस हैं वो सब बह गई हैं. सो कैन यू ब्लेम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर दैट? एब्सोल्युटली नॉट, यू कैन नॉट. सो उनकी जो उनके कंट्रोल में चीजें होती हैं, जो उनका मेन टूल जो उनका इस्तेमाल करने का होता है वो इंटरेस्ट रेट का होता है. तो स्टेट बैंक हैज बीन यूजिंग दिस इंटरेस्ट रेट वाला जो टूल है काफी अग्रेसिवली इसको यूज करता आ रहा है. और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक डिबेट जरूर हो सकती है कि क्या दुनिया के बाकी बैंकों की तरह पाकिस्तान में भी जो सेंट्रल बैंक हमारा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो इन्फ्लेशन को ठीक से प्रीएम्प्ट नहीं कर पाया था. ये जो इंटरेस्ट रेट्स में हमने इजाफा किया है, कुड दिस हैव बीन, ये जो हम इसको खींचते जुलाई के महीने तक लेकर आए हैं, क्या इन इंटरेस्ट रेट या जून के महीने तक, क्या इन इंटरेस्ट रेट को ज्यादा अग्रेसिवनेस के साथ हम पिछले क्वार्टर लास्ट ईयर से बढ़ा सकते थे? बिकॉज हमने सितंबर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए थे. अब इस पूरे साइकिल को 1 साल होने वाला है इंटरेस्ट रेट नीचे जाते जाते जाते, अब जो है वो हमने बढ़ाए. सो बहरहाल थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. अरे यार, आपका एक सवाल रह गया, एसपीआई और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स. वैसे तो प्रोग्राम में, पॉडकास्ट में ये चीज हमें कवर कर लेनी चाहिए थी, बट दैट्स गुड फहीम. आप पॉडकास्ट हमारी देखते हैं एंड यू ऑलवेज आस्क सम क्वेश्चन. कुछ मैं आंसर कर पाता हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाता.
और मैं उसको आगे के लिए ले जाता हूँ और फिर मुझे बाद में याद आता है कि मैंने तो आंसर किया नहीं. लेकिन यस, आई विल शेयर यू द डिफरेंस मुझे, क्योंकि अभी 8:30 हो चुके हैं. वी हैव गॉट द ट्विटर ट्रेंड्स एंड देन अ कमर्शियल ब्रेक. लेकिन उसके बाद वापस आके आई विल टेक अप योर क्वेश्चन. ऑलराइट, ये मेरा वादा है. Alright, that was Farhan Saeed with ये जो हल्का हल्का सुरूर है. Hope you guys enjoyed that song and yeah, चलें जी. Alright, thank you so much for your messages and all. And मेरे वो दोस्त जो के contribute कर रहे थे इस स्टेट बैंक के रोल के हवाले से, जो स्टेट बैंक का रोल होता है इसके हवाले से in controlling inflation. So yes, I think जो फ़हीम एक बड़ी important बात याद रखने की है वो ये कि जो मैं पिछले लिंक में बता रहा था कि स्टेट बैंक अकेला ये किरदार अदा नहीं कर सकता. स्टेट बैंक जो है सर्टेन टूल्स उनके पास होते हैं. स्टेट बैंक डिमांड साइड को ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सप्लाई साइड आई थिंक इसके लिए जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो हुकूमत की अपनी पॉलिसीज भी होती हैं. देखिए जी, हुकूमत के पास जो टूल्स होते हैं वो यही होते हैं कि जी कितना खर्चा करना चाह रही है हुकूमत, जो उनकी फिस्कल पॉलिसी जिसे आप कहते हैं ना, फिस्कल पॉलिसी इज अबाउट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर्स. गवर्नमेंट जो है वो कितने एक्सपेंडिचर करना चाहती है, कि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर अपना करती है तो उससे डिमांड बढ़ती है. जब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है. गवर्नमेंट बड़े बड़े ब्रिज बनाना चाहती है. जैसे अब नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, नाउ दिस इज समथिंग जो हमें बात करनी होगी, और वो ये है कि यस, आई थिंक द फ्लड्स हैव बीन डेवास्टेटिंग. इन फ्लड्स का बड़ा नुकसान हुआ है, और ये फ्लड जो है ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलेशन को इसने मुतासर किया है. However, there is a flip side of this as well. और इसका जो flip side है, that is about what is going to happen next. Now, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, ठीक है जी, और इन अरबों डॉलर के नुकसान को पूरा करने के लिए we'll have to make a lot of efforts now. और इससे गवर्नमेंट अब नए ब्रिजेस बनाने, नई सड़कें बनानी है. लोगों को बड़ी तादाद में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, कैश ट्रांसफर हो रहा है. Now people are going to go out there and start making purchases. और जब वो लोग अपनी खरीदारी शुरू कर देंगे तो that is going to increase the demand again. एक बार फिर से चीजों की डिमांड जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी. So अब एक और बड़ा चैलेंज जो है वो स्टेट बैंक के सामने और हुकूमत पाकिस्तान के सामने जो है वो आने वाला है कि अब क्या करना है. बिकॉज इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब इतनी डिमांड बढ़ेगी, यानी सरकार को ब्रिजेस तो बनाने हैं, बिकॉज राब्ता एक बार फिर से नॉर्मलाइज करना है. लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो मार्केट में जाएंगे, बिस्किट खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, घर के लिए अपनी चीजें खरीदेंगे. उनके बत्तियां, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब बह गया, बल्ब वगैरह, सोलर पैनल्स, वो जाके फिर खरीदना शुरू करेंगे चीजें. एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड्स ऑफ द थिंग्स. सो इसका दोनों बेनिफिट्स एक बेनिफिट हो सकता है, और वो ये दैट दिस मे लीड टू एन इंक्रीज इन द जीडीपी. जनरली ऐसा होता है जब किसी भी कोई मुल्क किसी कैटास्ट्रोफी से बाहर निकल रहा होता है, तो उनका इतना नुकसान हो चुका होता है, देयर इज अ लो बेस इफेक्ट, एंड देन व्हाट हैपेंड इज दैट कि वो फिर जब चीजें दोबारा से कंस्ट्रक्शन और चीजें दोबारा स्टार्ट होती हैं, जो जीडीपी स्टार्ट्स गोइंग अप, आपकी जीडीपी ऊपर चली जाती है. लेकिन उसका जो एक नुकसान होता है वो ये कि साथ साथ ये अपने इन्फ्लेशन भी लेकर आती है. तो ऑलरेडी इतनी हाई इन्फ्लेशन पे हम बैठे हुए हैं. मैं देख रहा था कि एसपीआई जो है वो कितना 44%, पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन एसपीआई जो है वो पहुंच गया है. और अब ये और कितना ऊपर जाएगा ये हमें नहीं पता, अल्लाह मालिक है. तो अब मुझे नहीं पता कि अभी जो हमारी जो इकोनॉमिक्स टीम यहाँ पर मौजूद है, डू दे इवन हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू हैंडल व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट. इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, it could turn into a disaster as well. So अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह बेहतर करे. मैं किसी को बहुत ज्यादा डराना नहीं चाह रहा. और क्या बात है जी, और ये बात है कि हाँ, एसपीआई एंड सीपीआई. देखो यार, सीपीआई मंथ में एक दफा फ़हीम आ रहा होता है. एसपीआई जो है वो उसमें बहुत ज्यादा वेटेज जो होती है वो खाने पीने की जो असेंशियल कमोडिटीज होती हैं उसकी ज्यादा होती है. एसपीआई हर हफ्ते निकल रहा होता है. आई थिंक जुमेरात को ये मेजर करते हैं, इतवार तक ये शायद आ जाता हो, कुछ सॉरी नहीं, जुमे तक जो है ये आ जाता है, हफ्ते में एक दफा आता है. और ये जो एसपीआई है ये बेसिकली एज आई सेड के खाने पी इसमें बहुत ज्यादा वेटेज होता है आपकी जो असेंशियल चीजें होती हैं, जरूरी चीजें होती हैं. सीपीआई महीने में एक दफा आता है. इट्स अ ब्रॉड बेस्ड थिंग. इसमें बहुत सारी और चीजें भी जो हैं वो आ रही होती हैं, घर के रेंटल्स वगैरह, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड ऑल. आई डोंट नो वेदर एसपीआई, बट एसपीआई आई नो इज वेरी फूड हैवी, सो इट एक्चुअली टेल्स यू कि, बल्कि ये भी आप कह सकते हैं दैट एसपीआई इज अ सॉर्ट ऑफ अ लीडिंग इंडिकेटर
to the CPI. I hope it is making sense. मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है यार. मरियम शेख, खलीलुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस का. एंड अहमद अदील साहब भी प्रोग्राम देख रहे हैं. वो कहते हैं जी पाकिस्तान ग्रेसफुली हारा मगर हमने उन्हें 152 से उन्हें तार तार कर दिया था. पाकिस्तान डी फैक्टो जीता है. मैं नसीम शाह को सराहता हूँ जो इंजरी के बावजूद आखिरी दम तक लड़ता रहा. क्या बात है तुम्हारी अहमद, छा गए हो यार. चलें जी, इसके अलावा उमर फारूक साहब कहते हैं सर फंडिंग्स खुल रही हैं पाकिस्तान की कर्टिसी IMF. डॉलर एक्सपेक्टेड टू क्रैश इंशाल्लाह. वील हैव अ रिलीफ ऑफ अबाउट 1.5 years. डॉलर होल्डिंग्स आर रिस्की पाकिस्तानियों. चलें जी, अल्लाह करे ऐसा हो. उम्मीद यही है कि पाकिस्तानियों को आज रात या कल तक जो है वो अच्छी खबर मिल सकती है IMF से, और IMF से ये फंडिंग मिलने के बाद पाकिस्तान को जो है वो चीजें इंप्रूव हो सकती है एज फार एज योर एक्सटर्नल साइड इज कंसर्न. लेकिन आप देख रहे हैं कि दिस फंडिंग खुलने वाली कहानी इज ओवरलैपिंग विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट टू ब्रिंग बैक इसहाक डार. तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पैसे आए वो आपको पता है इसहाक डार साहब के फेवरेट मशगले में लग जाएं. अच्छा जी, इसके अलावा सिकंदर बख्तियार कहते हैं थोड़ा कुछ PTV स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स को भी सलाम पेश करें ऑन देयर कवरेज. यार खुदा की कसम यार, फील्डर ने शॉट मारा है. 10 स्पोर्ट्स और ये बाकी चैनल्स प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि फील्डर के पास बॉल आने वाली है. वो इश्तेहार चला देते हैं कि यार कोई अब कारीगरी नहीं होने वाली है, कोई सनसनी नहीं होने वाली है, इश्तेहार चला दो. आई नो अ मोबाइल एप्लीकेशन, अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टू दैट मोबाइल एप्लीकेशन व्हिच इज शोइंग एड्स फ्री मैचेस. नाउ ये कोई फेक ऐप या कोई इस तरह गेट क्रैश वगैरह नहीं है. ये बेसिकली दिस इज अ प्रॉपर ऐप जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग और पता नहीं फुटबॉल लीग्स वगैरह भी दिखा रही है एट अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल प्राइस. सो यू कैन बाय अ मंथली पैकेज फॉर देम and you can watch Asia Cup ad free. नाम मैं इसलिए ले रहा because they haven't advertised on our channel, but you can message me if you want to know. Zahir कहते हैं first day of school in Dubai and we resume listening to your show. Thank you so much, welcome back Zahir. यानी मेरी और आपकी जो ताल्लुक है उसका सिर्फ ताल्लुक स्कूल से है. वेरी सैड. खुर्रम अख्तर कहते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन्फ्लेशन कपल ऑफ डेज अगो डियर. ऑलराइट, साइम सुबान थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आपने मेरी पिछली पॉडकास्ट को जो है वो पसंद किया और थैंक यू. और उन्होंने भी फिस्कल साइड के हवाले से बात की है कि यार फिस्कल साइड जब तक कंट्रोल नहीं होगी तब तक इन्फ्लेशन कैसे हाथ में आएगा. बात थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इन योर पर्सपेक्टिव. मैगी कहते हैं when Haris will take responsibility of being a leading wicket taker. Rizwan was also cramping, that's why he leaked runs, I guess. Fielding needs improvement, middle order should take responsibility. चलें सर, thank you so much. And then जाहिद खान साहब कहते हैं भाई आपने तो आसिफ अली 100 से 150 छक्के लगाने वाली बात का जिक्र किया था, क्या ये खुला तजाद नहीं है? यार मैं क्या कह सकता हूँ, ये आसिफ अली ने खुद बयान दिया, मैंने कोई थोड़ी बात बनाई है. वो कहता है कि मैं दिन में 100 से 150 छक्के लगाता हूं ताकि मैच में इसको 3 से 4 छक्कों में कन्वर्ट कर सकूं. यार पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है गली मोहल्ले के बच्चे पकड़ लेता है, आओ बेटा आज पप्पू गुड्डू बॉलिंग कराओ मुझे, उस पर वो 150 छक्के मारता है. बिकॉज आसिफ अली तो क्या बोलूं यार मैं. खैर फिर वो होगा ये एक मैच में परफॉर्म कर जाएगा वो और फिर हम कहेंगे लाओ भाई आसिफ अली अपॉलॉजी फॉर्म साइन करो. बट 12 आपको पता है पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी दे हैव बीन पिक्ड अप इन द बिग बैश लीग बाय द सेम टीम. रिकी पॉन्टिंग को ज्यादा ही दयालु हुए थे और बार बार कहे जा रहे थे आई टॉक टू मैटी हेडन, आई टॉक टू मैट हेडन. आपको पता है मैट हेडन वर्ल्ड कप और उसके बाद थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे, कोच थे, और उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को अच्छा फीडबैक दिया है. हु इज द मेंटोर और मैनेजर, आई डोंट नो क्या लेवल होता है. होबार्ट हरिकेन, 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने साइन अप किया है यके बाद दीगरे, जिसमें शादाब शामिल हैं, जिसमें फहीम अशरफ शामिल हैं, जिसमें आसिफ अली शामिल है. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी फॉर दीज प्लेयर्स बिकॉज they'll be making a lot of money. These guys, Shadab is expected to make $500,000 Australian dollars. That's so cool, man. Happy for him. And जुनेद अहद साहब ने एक वीडियो शेयर की है, मैं आपको ये रीट्वीट कर देता हूँ. ये गालबन कोई होटल वाला है जिन्होंने कुछ खिदमत खल्क के काम किए हैं सैलाब के दिनों में. शाहरुख कहती हैं why not Shan Masood given a chance? Why can't he be in this tournament? I really don't know. बाबर आजम और शान मेरे ख्याल से बाबर की गुड बुक्स में शायद शान नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो टीम में भी शामिल नहीं है. अच्छा जी, सिद्दीक साहब कहते हैं टेक्निकल रिजी इनिंग वाज स्लगिश बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम इट वाज अ वैल्यूएबल वन एज आवर फूलिश मिडिल ऑर्डर सिलेक्शन इज मेकिंग मिडिल. नहीं, आई डिसएग्री विद यू सर टोटली. अब इन हाइंडसाइट हम कुछ भी बात कर लें बट रिजवान वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज स्ट्रगलिंग टू स्कोर रन्स. भैया तुझे
नहीं छक्के चौके मारने, सिंगल डबल लेके स्ट्राइक तो रोटेट करते रहो. बट कल की इनिंग रिजवान की वाज नॉट गुड. होपफुली ही विल डू गुड इन दिस टूर्नामेंट. वकास पाई कहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट इंडिया एंड पाकिस्तान मैच वेंट दैट क्लोज. आई डोंट रिमेंबर एनी मैच गेटिंग दैट क्लोज इन अ डेकेड. या एब्सोल्युटली, इट्स बीन ऑल वन साइडेड अफेयर्स ज्यादातर मैचों में. आखिरी आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का दैट एक्सट्रीमली क्लोज मैच दैट वेंट वाज द वन जिसमें लाला ने वो अश्विन को 2 छक्के मारे थे मीरपुर में. उसके बाद से या इट्स बीन ऑल वन साइडेड मैचेस. तो 2 वन साइडेड मैचेस पाकिस्तान, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो या पिछला वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान ने जीते. इंडिया ने भी इस दौरान जितने भी वर्ल्ड कप 2015 निकाल लें, 2019 निकाल लें, जो भी कुछ आप निकाल लें, इंडिया बहुत ही वन साइडेड मैचेस जो है वो जीतने में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब हुआ है. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. बड़े दिनों बाद एक क्लोज इंडिया पाकिस्तान मैच जो है वो देखने को मिला. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब गाइस. मिलेंगे इसके बाद एंड वी कम एंड रैप अप आवर शो. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो में. गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम शुरू किया 7 कहाँ 8:52 हो चुके हैं. और गाइस या आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कल के मैच के हवाले से जाहिर है. देखो, मैंने प्रोग्राम के शुरू में आप लोगों ने वार्निंग दे दी थी कि क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तो आज का शो ना सुने, बिकॉज आज इट हैड टू बी ऑल क्रिकेट. फैसल सैफुल्लाह साहब कहते हैं भाई नए रूल पर रोशनी डालें जिसने इस मैच का पासा पलटा है. ये कह देना कि इस रूल की वजह से मैच का पासा पलट गया, ये कहना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन फिर भी यस, पाकिस्तान हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज इन द 17th ओवर. और 17वें ओवर में हुआ ये सुबह वैसे हम इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी के लिसनर्स के लिए रिपीट करते चले. 17वें ओवर में हुआ ये कि पाकिस्तान को अपना एक एडिशनल, पाकिस्तान कुड हैव अप टू 5 फील्डर्स आउटसाइड द रिंग. सर्किल के बाहर पाकिस्तान अपनी बाउंड्रीज पे 5 फील्डर्स लगा सकता था, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो एक फील्डर को अंदर बुलाना पड़ गया एज अ पेनल्टी. क्यों यार? एक तो ये जो आईसीसी का एक सर्टेन ऑब्सेशन है, और उनका एक ऑब्सेशन है कि यार ओवर रेट को कंट्रोल में रखा जाए, मैच को उसके टाइम में खत्म किया जाए, कप्तान जो है वो वक्त को जाया ना करें, बॉलर्स वक्त को जाया ना करें. पाकिस्तान का मसला यही हो रहा था कि यार इतने कोई क्रैम कर रहा है, ये भी लेट गया, वो भी लेट गया, उसके भी दर्द, फलाने में दर्द, उसकी कमर में दर्द, उसके हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, पता नहीं क्या क्या हो रहा था यार सीरियसली पाकिस्तान के साथ तो कल. सो उसमें वक्त बड़ा जाया हुआ है पाकिस्तान का, और वो जो वक्त जाया हुआ है उसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को या पाकिस्तान टीम को ही कहना चाहिए, ये पेनल्टी दी गई है कि जी आपकी फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको वी आर गोइंग टू मेक देम टाइटर. और ये बेसिकली एक रूल है, ये रिसेंट रूल आया है, नया रूल आया है, जिसका आइडिया यही है टू कीप द कैप्टन्स इन चेक, कप्तानों को जो है वो चेक में रखने के लिए. क्योंकि यू वंडर कि अगर 19वें ओवर में जहां पे इंडिया ने इस मैच को अपने नाम कर लिया था, जहां पे इस मैच का पासा पलट गया था, वहां पे अगर फर्ज करें कि एक फील्डर पाकिस्तान जो है ना वो मिड विकेट पे और रख लेता, और पाकिस्तान को पता है कि हार्दिक पांड्या का व्हाट इज द फेवरेट एरिया जहां पे वो खेलना पसंद करता है, अगर पाकिस्तान वहां पे एक फील्डर एक्स्ट्रा रख लेता तो शायद एक बाउंड्री बचाने में कामयाब हो जाते, मे बी 2 बाउंड्रीज, बिकॉज उसने बैक टू बैक 2 बाउंड्री उसी जगह पे लगाई थी. और दैट प्रूव टू बी, दैट वाज समथिंग, मे बी यू कुड से इन हाइंडसाइट यू कुड से दैट प्रूव टू बी क्रूशियल फॉर पाकिस्तान. सो अब ये रूल है, तो अब वो रूल है, तो फिर अब वो रूल है, और क्या कहा जा सकता है. हमारे कप्तान को जो इस बारे में ख्याल करना चाहिए. What else can we say about that? बहरहाल जी, जीशान हारिस साहब कहते हैं अदील भाई, what about resuming मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम as discussed in your podcast? It may be launched in the late August. What is the chances? देखिए जी, ये 31 अगस्त की इन्होंने डेट दी थी कि तब तक जो है ये चीजें अप्रूव हो जाएंगी. देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी. स्टेट बैंक प्रेजेंटेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि जी वो बाय द एंड ऑफ अगस्त तैयार होंगे इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए. आई एम सॉरी, एट द एंड ऑफ द डे इट इज द गवर्नमेंट्स डिसीजन, बिकॉज याद रहे मेरा पाकिस्तान मेरा घर इज अ सब्सिडाइज्ड होम फाइनेंस स्कीम, और वो सब्सिडाइज्ड होम फाइनेंस स्कीम जो है वो लॉन्च की जा सकती है अगर गवर्नमेंट तैयार है इस इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को पे करने के लिए. बिकॉज एक चीज तो कंफर्म है, ये 5% पे तो अब नहीं आने वाली, ये 7% पे आएगी, 8% पे आएगी. ये मिफ्ता इस्माइल साहब और वजीर आजम साहब जो है ये डिसाइड करेंगे. अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बैंक्स की वो इससे कहीं ज्यादा है, तो द स्टेट बैंक हैज टू मेक अप, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टू मेक अप फॉर दैट डिफरेंस. अब वो डिफरेंस कैसे मेकअप करेंगे? क्या फिजिकल स्पेस हमारे पास इतना है? गवर्नमेंट को ऑलरेडी अभी फ्लड की वजह से काफी चीजें स्पेंड वगैरह करनी है, एंड ऑल्सो लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. ज़ोएब भट्ट साहब कहते हैं रेन इन लाहौर, दैट इज वेरी नाइस. सद्दाम मैंने आई होप एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप समझ भी गए होंगे. उमर खान कहते हैं विद फ्लड विक्टिम्स मूविंग इनटू कराची विल इट इंक्रीज द क्राइम रेट? व्हाट कैन आई से यार, कोई बात मैंने बोल दी तो वो कहेंगे जी रेसिस्ट कमेंट है ये. अवैस खान कहते हैं वेरी सैड इंसिडेंट. क्या हुआ जी? इस्लामाबाद
PWT जोन 5 में अलखिदमत फाउंडेशन के फंड रेजिंग कैंप पर डाकुओं का हमला. डाकू सैलाब जदगान के लिए इकट्ठा किया गया सामान और नकदी ले उड़े. डाकू अलखिदमत फाउंडेशन के रजाकारों के मोबाइल और मोटरसाइकिल भी ले गए. अब इस्लामाबाद पुलिस को तमाम कैंपों पर भी पहरा देना पड़ेगा. ये देखें जी, इस्लामाबाद के बीचों बीच जो है ये हो रहा है. और PWT जोन 5 में जो है, बीचों बीच तो नहीं, थोड़ा साइड हो गया ये, लेकिन फिर भी यार ये हो रहा है. और क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए यार. किस तरह के बेहिस, यानी बेइज्जती की इंतहा है यार. सैलाब जदगान की इमदाद के लिए कैंप लगा हुआ है एंड हमारे लोग जो है वहां से सामान चोरी करके जा रहे हैं. हाय अल्लाह. शहजाद नवाज साहब, सर थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम. आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट. आतिफ इकबाल साहब कहते हैं अब तक के मैचेस पर अंपायरिंग का लेवल भी अच्छा नहीं है. जी, सुबह में इस हवाले से बात कर रहे थे. पैथेटिक लेवल ऑफ अंपायरिंग जो है वो देखने को हमें मिल रही है. जीशान बेग साहब ने खबर शेयर की है. और आई हैवंट हर्ड अबाउट दिस डॉक्टर नजीब गाय, लेकिन उनके साहबजादे जीशान नजीब ही पास्ड अवे इन एन अनफॉर्चुनेट accident. Dr. Najib is a famous online teacher for basic and clinical sciences, pioneering of e-learning in medicine. Allah Taala मग़फ़रत फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. चीकू रमशा का मैसेज आया है. आज बहुत दिनों बाद शो सुना, अच्छा लगा. थैंक यू सो मच एंड मिस लिसनिंग टू योर रेडियो शो. एंड देन मोहम्मद अफजल कहते हैं NASA launching a mission to moon. They had already sent a man to moon in 1969 and subsequent mission, but now they are not sending a man on this mission but a probe which will circle. How difficult would it be to repeat what they did in 1969? You don't need to. I mean, सवाल ये पैदा होता है ना, why do you want to send a man to moon? आप उसको क्यों भेजना चाह रहे हैं? उस वक्त तो देखिए वो कोल्ड वॉर की एक रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से इनको जो है ना ये करना पड़ा था. बट ये एक अब जो सिचुएशन है वो जरा थोड़ी डिफरेंट है. आप सवाल पूछेंगे, आपके टैक्स पेयर आपसे सवाल पूछेंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया था, मुझे याद पड़ रहा है, मुझे याद आ रहा है अपनी सदारत में डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि जी वो मैन को भेजना चाहते हैं मून पे, लेकिन उसकी जरूरत क्या है, सवाल ये पैदा होता है. अच्छा, हमारे लिसनर शुजाउ मुल्क साहब का ये कहना है, सलाम अदील साहब एंड ऑल लिसनर्स, नासा मिशन जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका नाम आर्मिटिस 1 है और 2024 में आर्मिटिस 2 मिशन मार्स पर ह्यूमन क्रू भेजा जाएगा. 2025 में मून पर पहली, ये क्या है जी, कलर्ड खलाबाज खातून को भेजा जाएगा. चलें जी, जबरदस्त. यानी कि उन्होंने नए अपने ये मिशन का ऐलान किया. मैंने सुबह बताया था कि नासा का बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट जो है वो आज भेजने की तैयारी की जा रही है. और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 5:30 बजे CNN BBC वगैरह लगा लीजिएगा, जहां पे आप ये लाइव दे पाएंगे. और ये मून के गिर्द चक्कर लगा के ये प्रोब, अरायन इसका नाम है, जो इसमें से एक प्रोब निकलेगा और फिर वापस जो है वो अर्थ की सरफेस में वापस आ जाएगा. ठीक हो गया जी. जहां तक एशिया कप का ताल्लुक है, आज एशिया कप में आराम का दिन है. आज कोई मैच नहीं होगा आफ्टर 2 वेरी नॉइजी मैचेस इन एट द स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट. लेकिन कल अफगानिस्तान बांग्लादेश आमने सामने होंगे, तो आज टीवी लगा के मत बैठ जाइएगा. अब शाम को 7 बजे के मैच शुरू हो जाए भाई. तो 30 अगस्त यानी कल जो अगला मैच होना है, वक्त आगे आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.